चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में, वो करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे केटीजी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट। क्या है इफ टेम्परेचर ऑफ, हाँ देखो बहुत अच्छा, देखो क्या लिखा है। अभी आई थिंक यही हम लोग चर्चा कर रहे थे, डिक्रीज का करके दिखाओ। कह रहे हैं डिक्रीज कर दिया टी से t/2। करो क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। हाँ 94, अप्रोक्सीमेटली 94%। गुड, सही करो। अब क्या करेंगे, अगर हमें पॉजिटिव में आंसर निकालना है तो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ, मैंने बताया है, बहरहाल फिर से बता देता हूँ। क्या करेंगे, जैसे वहां पे ई डैश के बाद की एनर्जी कम है तो अब क्या लिखेंगे, पहली वाली एनर्जी माइनस बाद। ये पॉजिटिव चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसको ऐसे ऐसे या फिर ऐसे बना लो, ऐसे डेल्टा ई मॉड लगा दो तो वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये परमानेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अपॉन इनिशियल इनटू, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, ये बन गया आपका इंक्रीज या फिर, ठीक है, ये फॉर्मूला आप शॉर्ट नोट में बना सकते हो, ये हमेशा काम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आपको मॉड नहीं लगाना है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में लिख लो, है ना। तो इसके लिए कैसे करेंगे, पहले हम फिर से स्टेफेंस लॉ यूज करेंगे, फटाफट करके मुझे बताइए। तो पहले क्या हो जाएगा, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t टू द पावर 4 और e डैश क्या हो जाएगा, e डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t/2 का पावर 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/16 into t टू द पावर 4 हम कह सकते हैं e डैश इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स ऑफ e, राइट, कह सकते हैं ना। अरे मैं लिख देता हूं यार, सिग्मा टी टू द पावर 4, ये क्या जाएगा भाई 1/16 सिग्मा टी टू द पावर 4। इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 से कर दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा आपका e डैश इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स ऑफ e, उठा के वैल्यू पुट कर दो। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा भाई, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, 1 माइनस 1/16, e बाहर ले लिया और ये e इनटू 100, e कट गया, आंसर कितना आ गया बताइए, 15/16 इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 98.7। ठीक है, एक ही डेसिमल प्लेस लिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 90, तो कितनी डिक्रीज हो गई, 94% डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो बची कितनी 6%, इतना डिक्रीज हो गया टेम्परेचर डिक्रीज करने से। इसका मतलब है वी कैन इजीली से कि ये तो क्लियर है सर कि टेम्परेचर चेंज करने से एनर्जी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है, नहीं बच रहा। देखो एक रिलेशन ऐसे, देखो कुछ चीजें डट जाओ, मैंने बहुत बार बताई है फिर भी बता रहा हूँ। देखो अगर कभी भी आपको ये जानना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा या फिर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जानते ही हो, ऐसे या फिर ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो एक्सपोनेंशियल कर्व देखो, जब भी डिग्री मोर देन 1 होती है तो हमेशा ग्राफ कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक हो गया आपका डिक्रीजिंग, एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, यस बिल्कुल यही बनेगा, बिकॉज पहले एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ई डैश, ये क्या हो गया ई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैं टाइम लिखूंगा, टेम्परेचर नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, पहले टेम्परेचर ज्यादा था बाद में कम, और अगर मुझे वो करना है तो उसके लिए फिर मुझे ग्राफ को चेंज करना पड़ेगा। विद स्केलिंग क्या है आपकी बढ़ रही है, आपका ग्राफ उल्टा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीजें, तो ये है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने आपका बना दिया। ठीक, तो जब आपने टेम्परेचर हाफ कर दिया तो पहली बात तो E का ऐसे समझ लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, e टू द पावर 4, ये मोर देन 1 है कि नहीं है। अगर सिर्फ 1 होता पावर तो फिर हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। 1 का 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ना। जब 2 के फॉर्म में स्क्वायर का मल्टीपल में होगा तो हमेशा एक्सपोनेंशियल बनेगा। क्यूब का कभी बनाया, एक्स क्यूब का भी ग्राफ बनाया, एस क्यूब ग्राफ एक्सपोनेंशियल नहीं बनता, बना के देखना। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ। मैंने वैसे बनाया है उसमें बेसिक मैथ में, लेकिन ये आपका होमवर्क है, जरा बना के मुझे बताना। क्योंकि बेटे नीट जैसे पेपर में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बतेरे आते हैं, है ना, कहते हैं कौन सा सही है बताओ। तो जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी, सब कुछ आता है लेकिन बेसिक वाला भूल गया, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन भूल जाओ। ठीक है,
दिस इज वेरी इजी। आप वैल्यूज डालोगे तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, जैसे 9th क्लास में करते थे ना, एक बॉक्स बनाते थे, एक लिखते थे x, एक लिखते थे y, तो यहाँ पर x वेरिएबल है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 1 2 3 4 एंड माइनस में कर देंगे। तो उसका एक ग्राफ पेपर की तरह लाइनें खींच लेना, बनाना, फिर तुम देखना, तुम्हें नॉलेज हो जाएगी कि एक्चुअली में ग्राफ का पैटर्न क्या होगा। अब पावर 4 में क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पता है पावर 4 में क्या होगा। देखो एक होता है x स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल 2 3 बना लेना, y इक्वल टू x स्क्वायर बना लेना, y इक्वल टू x स्क्वायर का स्क्वायर बना लेना, दैट इज x की पावर 4। जब भी 2 का मल्टीपल आएगा तो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा सारा का सारा, ठीक है। लेकिन जब आपका क्यूब में आएगा, ऑड में आएगा, देखना ग्राफ कैसे बनता है, ट्राई कर लेना, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा, देखो अब मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 2 का मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन जब पावर ऑड हो जाएगी तो निगेटिव पे वो एक्सिस चेंज कर देगा वो, तो ग्राफ बेचारा कभी भी एक क्वाड्रेंट में नहीं रह पाएगा जाके भी, मेरी बात समझ रहे हो। और जब भी हम कहते हैं पावर 2 का मल्टीपल है तो माइनस में कोई वैल्यू x की आपने पुट करी, वो भी पॉजिटिव बन करके आएगी, तो y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हमेशा ऊपर वाले ही फेज में रहेगा। अगर कोई ग्राफ जाएगा तो यहां से लेकर के इसमें चलेगा, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन जब आप क्यूब में करोगे तो निगेटिव y में भी जाएगा, x पॉजिटिव निगेटिव होगा तो ग्राफ आपका किधर जाएगा, आपका ग्राफ नीचे भी जाएगा, और ग्राफ आपका ये और इस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर y हमेशा पॉजिटिव है तो ग्राफ सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है और कहीं जा नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सोचो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, कहां आएगा, इस रीजन में और इस रीजन में, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यही तो होगा। और जब आपका x निगेटिव बट y पॉजिटिव, वो इस और इस रीजन में रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हो सकता है ग्राफ ऐसे चल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, समझ में आ गया। तो इसको बना लेना, करोगे तो सीखोगे, ठीक। चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो ये चीजें बहुत बेसिक हैं, इसे पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स द रेट ऑफ 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये अच्छा ये बताओ, ये क्यू दिया हुआ है कि ई दिया हुआ है। ई दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है यार। वाट को जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, तो वही तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, ई दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो थोड़ा, ठीक है। स्टेफेंस कांस्टेंट कितना है, सिग्मा दे दिया। करो क्वेश्चन, क्या करना है। टेम्परेचर पूछ रहा है, इससे बेकार क्वेश्चन मैंने देखा नहीं। ई इज इक्वल टू सिग्मा टी, है ना। ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, सीधा क्वेश्चन है ये। ई इज इक्वल टू सिग्मा, और तुमसे टी पूछ दिया तो कोई बात नहीं, टी का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया हुआ था, क्या हो जाएगा, ई अपॉन सिग्मा की पावर 1 बाई, खत्म यार, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इतना ही करना है, इतना ही करना है। यूनिट से देखो कैसे यूनिट से पकड़ा जाता है। यूनिट जब हमने आप लोगों को उस टाइम पे पढ़ाया था, मैंने डेफिनेशन मात्र लिखी हुई थी, मैंने फॉर्मूला बना के दिया था कि लिखा हुआ है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो क्लियर है कि टोटल एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम किया था। फिर वहां से उठा करके मैं सीधे यहाँ आया, लिखा था वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सीधे कहता है एरिया, वाट होता है जूल पर सेकंड, वाट पावर की यूनिट होती है। एनर्जी जो होता है अगर पावर से रिलेट करोगे तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि सारा फॉर्मूला बैठ गया, ये ई है। पहचानने का तरीका सिंपल है, यूनिट्स दी रहती हैं हर सवाल में, चाहे आप कोई भी पेपर दीजिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से जब पढ़ने लगेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। कितना आया बेटा, 100 नहीं 1000 केल्विन। करिए कितना आएगा इसका, देखो। अरे ये तो दोनों वैल्यू कटी जा रही है, ये 5.67 तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। ये ऊपर भी 5.67 और नीचे क्या है 5.67, और ये 10 की पावर प्लस 8 ऊपर आ गया। देखा जाए तो इसी को सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, एक सेंटीमीटर को मीटर में करो, वाट तो एसआई में है, लेकिन वो ये चीज रहेगी। तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर है तो क्या देखो -4 है, नीचे से ऊपर है +4 हो जाएगा, है ना। देखो जिसको नहीं पता चला उसको बता देता हूँ भैया, देखो बहुत सिंपल होता है कन्वर्जन, इतना टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। ढंग से पढ़ोगे, मेजरमेंट चैप्टर पढ़ लेना, जाके 2-3 बार वीडियो देख लेना, एकदम तुरंत खान हो जाओगे, ठीक है। देखो पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर है, उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो प्लस का पावर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब पावर अगर माइनस में है तो अगर यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, और यूनिट अगर लिखी गई है, यूनिट ऐसे लिखी गई है, ये देखो न्यूमरेटर में ला करके लिखा हुआ है, तो पावर क्या है -2 है।
ठीक है, तो पहले तुम इसको नीचे लेकर के जाओ तो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ जब करोगे तुमको पता है यहाँ पर क्या आने वाला है 10 की पावर -4, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में -2 और उसका होल स्क्वायर -4, तो इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो क्या बन जाएगा ये प्लस। तो अगर हमें लिखने का शौक है तो हम क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर, या तो हम लिखते हैं +4 या तो हम नीचे लिखें -4 और उसको ऊपर लेकर के आए, ठीक, या तो इतने में भी नहीं बच रहा है तो एक सिंपल सी तरीका यही बचा तुम्हारे लिए। फिर तुम्हारे लिए पता है एक सिंपल तरीका, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें बस देखना आता है, अगर तुम देख भी सकते हो तो मुझे इसकी पावर माइनस पे, ठीक है, माइनस में ना सेंटीमीटर को मीटर में करो, कहोगे 10 की पावर -2, मैंने कहा बाहर कितना है -2, मल्टीप्लाई करो जरा, -2 × -2 क्या हो जाएगा +4, ठीक है ना। जो तुम्हें तरीका समझ में आता है वैसे कर लो, सब में तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब इसकी पावर 1/4, ये कितना हो जाएगा 8 × 12, 10 की पावर 12 गुणे 1/4, 4 तिहाई 10 का क्यूब, यूनिट क्या होगी एसआई में, क्योंकि सब कुछ एसआई में था, आंसर केल्विन में खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे करना है क्वेश्चन। कैलकुलेशन में तो महारत हो जाएगी, बस तुम देखो हम कैसे करते हैं उसी को कॉपी करो। कभी भी कोई भी कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लेक्स नहीं हुई आज तक। तुम लोग एक पन्ना भरोगे, हम एक लाइन भरेंगे बस, तो सीख लो उस चीज़ को, मेरा ये कहना है, ठीक है। जैसे करते हो वो प्रोसेस पकड़ लो। चलो नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज 2000 डिग्री सेल्सियस, इन इट्स स्पेक्ट्रम द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन एट अबाउट 4000, लैम्डा दिया हुआ है, यूनिट से भी पकड़ना सीख लो, एंगस्ट्रॉम मतलब वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा वैसे भी वैसे पकड़ना चाहिए स्पेक्ट्रम से भी, लेकिन जब आप एकदम बेसिक पढ़ते हैं तो आप यूनिट पकड़ लीजिए, ठीक है, हमेशा काम आएगा। इफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट कितना दिया हुआ है आपका 2000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द, आपकी लैम्डा चेंज हो रही है टेंपरेचर ऑफ द फर्नेस इन डिग्री सेल्सियस, तो कह रहे हैं कि टेंपरेचर बताओ, ठीक है। चलिए करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैम्डा टी इज इक्वल टू बी, कौन सा? वेन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ाया ना, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ाया था ना। लैम्डा इनटू टी क्या है? हमेशा कांस्टेंट, लैम्डा एम इनटू टेंपरेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वहीं पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। हमें लैम्डा 1 पता है, T1 पता है, लैम्डा 2 पता है, T2 नहीं पता है। हो गया का आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लो कर लो कर लो, खत्म करो बस। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखते हैं वहां पे। 273 का क्या करेंगे? एडिशन। देखो क्या करते हो। हाँ डिग्री करें, केल्विन में करते हैं, ऐसा ही में उल्टा बोला मैंने 273, जबकि उसका मतलब यही होता है डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करना। माइनस करते हैं तब हमें डिग्री मिलता है, मैंने बोला वो लेकिन थोड़ा लोचा हो गया, ठीक है। केल्विन केल्विन केल्विन, फिर उसका क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा केल्विन में आएगा, उसको फिर हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 273 से, तो मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं करूं, टाइम बचाऊं, करें? चलो देखो एक चीज सुनो, एंगस्ट्रॉम को बिल्कुल चेंज मत करना। क्यों नहीं करोगे, अब सिखाते हैं, देखो ध्यान से। जब भी ऐसी क्वांटिटी होती है, लैम्डा 1 T1, लैम्डा 2 T2, T2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इनटू T1। सुनो ध्यान से, ये रेशियो बन गया, इसके तो यूनिट तो ऐसे ही निपट गई। बचे क्या, सिर्फ टेम्परेचर का ही आपका क्या रहेगा, यहाँ पे यूनिट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लैम्डा 1 कितना है बेटा 4000, और नीचे क्या है, इधर क्या है, T1 कितना है 2000। डिग्री में करना है 2000 करके सॉल्व कर लो, नहीं तो 273 ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। करोगे कि नहीं करोगे? क्या 2273, यही तो आएगा, ठीक। कितना आ गया ये 4546 केल्विन, यही तो आएगा ना। अब यहां से माइनस कर लीजिए, इसमें कितना 273, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से आ जाएगा T2 इन डिग्री सेल्सियस 4546 माइनस 273, तो कितना आ गया बेटा? 42 केल्विन। समझ में आ गया? केल्विन लिख रहा हूँ भाई मैं, क्या नशे में हो गया? डिग्री सेल्सियस पता नहीं क्या हो रहा है, कोई नहीं, माफ करना। चलिए आगे बढ़ जाएं। टू बॉडीज ए एंड बी हैव थर्मल इमिसिविटी। बहुत बढ़िया। अब यही देखो, कंफ्यूज ही कर रहे हैं और कुछ, हर क्वेश्चन दे अगर ध्यान ना दे तो निपट जाएंगे। एमिसिविटी दे दिया मतलब क्या हो रहा है? हीट रेडिएट हो रही है ना, एमिट हो रही है। ठीक है, एमिसिविटी कितना दिया हुआ है? थर्मल एमिसिविटी 0.01 एंड 0.81 रिस्पेक्टिवली। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टू बॉडीज आर सेम। ठीक है, वेरी गुड। एरिया कांस्टेंट है। द टू बॉडीज एमिट टोटल रेडिएंट पावर एट द सेम रेट। तो रेट ऑफ जो फ्लो है Q upon T वो क्या है? सेम है। ठीक है, और कह रहे हैं द वेवलेंथ लैम्डा बी करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी ऑफ बी इज शिफ्टेड फ्रॉम द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन द रेडिएशन ऑफ ए बाय 1 माइक्रोमीटर। इस बार मीटर में दिया हुआ है, 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर में आ जाएगा। ठीक है, if the temperature of A is 5802 Kelvin, calculate the temperature of B, wavelength of B। बताओ कैसे करोगे? कौन सा वेवलेंथ? पावर का पहले पावर देख लोगे, PA is equal to PB, और फिर P को लिखोगे, दोनों का इक्वेशन लिखोगे, है ना? दोनों में अलग अलग पैरामीटर आएंगे। नहीं पछ रहा सर? फिर से पढ़ो तुम जरा, अब तुम पढ़ो, हम बताएंगे। पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो, एग्जाम में हम थोड़ा ना पढ़ने आएंगे। क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन बस, जहां फुल स्टॉप है वहीं तक पढ़ो। द टू बॉडी, दो बॉडी है। अब सरफेस ये बराबर है, तो मैं सबसे अच्छा फिगर तो यही लगता है मुझे, आसान भी है ना? शेप तो नहीं बोला है ना, हमने बना लिया। ठीक, दोनों का सरफेस एरिया बराबर, मतलब दोनों का रेडियस बराबर। ठीक है, मान सकते हैं, मतलब आइडेंटिकल बॉडीज मान सकते हैं शेप एंड साइज के हिसाब से, है ना? तभी सरफेस एरिया कांस्टेंट होगा, नहीं तो बदल जाएगा शेप एंड साइज, तभी तो। आगे कह रहे थर्मल एमिसिविटी, मतलब मैंने ये नहीं बोला दोनों की मटेरियल सेम है। ठीक है, मैंने बस ये बोला कि भाई सरफेस एरिया दोनों का सेम है। थर्मल एमिसिविटी मतलब एमिसिविटी स्मॉल ई होती है शायद। ई ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 0. ये कितना दिया हुआ है? वेरी गुड। फिर द आउटर बता तो दिया, एरिया ऑफ कांस्टेंट है। फिर कह रहे हैं दो बॉडी जो है, अब यहां से पढ़ना, यही तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टू बॉडीज एमिट टोटल रेडिएंट पावर, मतलब बेटा इतना घुमा फिरा के ये कह रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। रेडिएंट पावर का मतलब वही है जो एमिट हो रहा है, जो पावर है। देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Q upon T इज योर पावर, राइट? तो फिर कह रहे हैं एट सेम रेट, तो मतलब PA इज इक्वल टू, यहां तक इतना हो गया, ऐसे निकालते हैं गिवन। ठीक है, फिर wavelength of lambda B corresponding to maximum spectral radiancy of B is shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation of A। कह रहे हैं B की जो wavelength शिफ्ट किया गया किसका? A का जो मैक्सिमम, तो ये क्लियर बता रहे हैं कि दोनों का मैक्सिमम जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी की वेवलेंथ है वो अलग अलग है। तो शिफ्ट कितना किया है? 1 माइक्रोमीटर। शिफ्ट का मतलब वही डिफरेंस हो गया ना यार। ठीक, फिर आगे क्या कह रहे हैं? इफ द टेम्परेचर ऑफ ए का टेम्परेचर दिया हुआ है T ऑफ ए इज इक्वल टू 5802 केल्विन। फिर कह रहे हैं पहले टेम्परेचर निकालो, कह रहे हैं T ऑफ बी बताओ और फिर लैम्डा ऑफ बी बताओ। तो डिफरेंस से क्या कर लोगे? जब तक तुम्हें लैम्डा ए नहीं पता होगा तब तक तो तुम निकाल भी नहीं पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एंड अभी एक हमने वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट? बी, दैट इज कांस्टेंट। कहीं ना कहीं उससे मुझे कुछ मिलने वाला है लैम्डा ए, लेकिन मैं वहां जाने के बजाय पहले मैं पावर का इक्वेशन लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि पावर पहले आया था तो पहले पावर सॉल्व कर लेंगे और लैम्डा कर लेंगे। फॉर्मूलेस दिमाग में क्लिक होने चाहिए, चाहे वो गलत हो जाए, पहले आपके दिमाग में क्लिक होना। जैसे एक आइडिया आया ना, मैं नहीं कहा कि सही होगा, लेकिन दिमाग में आप लगाओ कि आपको दिख रहा है कि सर इसका हमें टेम्परेचर पता है, वेवलेंथ नहीं पता। ठीक है, वेवलेंथ नहीं पता, ठीक है, बट हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक ही अननोन है। अगर हमें वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो एक तो ये तो सुटेबल है ना, लैम्डा ए इंटू
TA इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो सिखाया है ना मैंने। तो यहां से लैम्डा ए की वैल्यू निकाल सकते हैं B अपॉन, ठीक, हम पावर शुरू करते हैं पहले, ठीक है, लिखो पावर। तो क्लियर है, PA इज इक्वल टू PB, दोनों के पैरामीटर्स में अलग अलग होंगे। पहले पावर लिखना सीखो, पावर लिख डालो फटाफट। तो क्या आएगा, ई सिग्मा, मैंने ग्रे बॉडी के लिखवाया था, एरिया का मल्टीप्लिकेशन किया था, सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 था, वो ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला था। फिर मतलब बोला था कि फॉर ग्रे बॉडी एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या बोला था, एनर्जी वाले फॉर्मूले मैंने कहा था सिर्फ एरिया मल्टीप्लाई कर दो तुम्हें पावर मिल जाएगा, क्योंकि टाइम डिवीजन में चाहिए था। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार पन्ने पलट सकते हो, देख सकते हो। एक Q का फॉर्मूला लिखवाया था जो कि टोटल था, है ना, उसमें टाइम का मल्टीप्लिकेशन था। एक पावर का फॉर्मूला था, पावर में टाइम डिनोमिनेटर में चाहिए था, लेकिन पावर में एरिया डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ आ रहा है 1-1%। देखो अब मैं आखिरी बार यहाँ लिख रहा हूँ, ये मैं आखिरी बार चला रहा हूँ कलम अपनी, इसके बाद मैं कभी नहीं चलाऊंगा। मैंने सिखाया था एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम इज योर पावर नॉट एरिया। समझ में आया? तो हमने क्या किया, एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। एरिया को जब हमने मल्टीप्लाई किया, ई की वैल्यू कितनी थी, ये यहां से इधर आ गया, ठीक है, ये कहां आ गया, इधर। ई इंटू ये क्या बन गया मेरा, पावर। क्या बन गया तेरा, पावर, क्योंकि यहाँ क्या बचा, Q अपॉन टी, और जब Q निकालना था तो मैं इस T को भी मल्टीप्लाई कर दिया था। जाके देख लो पीछे फॉर्मूला, है ना, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने फिर वहां पर ब्लैक बॉडी के लिए E का फॉर्मूला स्टेफेंस लॉ से निकाला था। अब मैं ये आगे बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से एकदम, इसके बाद फिर पनिशमेंट मिलेगी। सिग्मा टी टू द पावर 4 फॉर ग्रे बॉडी, यही आपका E इज इक्वल टू था एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। फिर मैंने वापस से पावर और एनर्जी के लिए मैंने बनाया फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, पावर के लिए बना दिया सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। फिर मैंने एनर्जी के लिए बनाया सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 इंटू टाइम। इतना सब किया था मैंने, ठीक है, इतना सब कुछ किया है, तो ध्यान रखा करो। अब कर डालो, तो क्या हो जाएगा, ई एमिसिविटी ऑफ ए, सिग्मा इज ऑलवेज कांस्टेंट, फिर उसके बाद क्या आएगा, एरिया इनटू टी टू द पावर, तो टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू एमिसिविटी ऑफ बी सिग्मा ए टी बी टू द पावर 4। सिग्मा ए कट गया, ठीक है, सिग्मा ए कट जाएगा। समझ में कुछ आया? अब तो कर डालो। हमें TA पता है, TB निकल गया, देखो TB यहीं से निकल गया, TB टू द पावर 4 इज इक्वल टू EA अपॉन EB इंटू TA टू द पावर 4। देखो बेटा बन गया ना फॉर्मूला, इतना ही करना था, नहीं कर लोगे, ठीक। तो अगर हम चाहें तो TB कैन बी रिटन एज TB इज इक्वल टू EA अपॉन EB टू द पावर 1/4, जो कि सॉल्व करना आसान है, TA, क्योंकि TA की पावर 4 करना टाइम वेस्ट है, क्यों करेंगे हम, है ना। TA पता हुआ था। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, जरा सॉल्व करो बेटा, तो कॉल आ रही। आंसर आया सबका, आ गया, 1/3 आ जाएगा ना। रुको रुको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये इज योर, कहाँ दिया बेटे बताओ जरा, 0.01, ठीक है, 0.01 और नीचे कितना है, डेसिमल प्लेसेस तो ऐसे ही कट रहा है, और तो वो तो आ गया। 3 का जब करेंगे 4 टाइम्स तो क्या आ जाएगा, 81, तो क्या आ गया, 1/3
81 टू द पावर 1/4 रूट है ना, इनटू ये कितना है बेटा, टी की वैल्यू 5802 केल्विन। अब क्या आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा है ना, तो 5802 को डिवाइड कर दो 3 से, उसको रहने दो, फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो डिवाइड तो वैसे भी हो जा रहा है। कितना आ रहा है फाइनल आंसर? हाँ, एक मिनट, एक कॉल करके आ रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो ये मेरा आ गया था, कितना आया था बच्चा, ये आंसर बताना जरा टीबी का। टीबी इज इक्वल टू आ गया 1934 केल्विन, ठीक है। चलो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, परेशान मत, इट इज वेरी इजी, ठीक है। देखो, अच्छा, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू स्टेफन विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा ए टीबी इज इक्वल टू लैम्डा बी लैम्डा ए टीए, है ना, टीए पता है हम लोग को, ठीक है। देन लैम्डा बी कैन बी रिटन एज लैम्डा ए अपॉन टीबी इनटू बीए, ठीक है बेटा। अब देखो सर लैम्डा ए भी नहीं पता है ना, आपने सिर दर्द कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पता है तुमको, लैम्डा बी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर या फिर 10 टू द पावर -6 मीटर, राइट। देखना भी कैसे करते हैं, जरा वैल्यूज बताइएगा मुझे। तो लैम्डा ए इंटू 5802 डिवाइडेड बाई, अरे ये तो 3 आ गया, ओ इसका मतलब लैम्डा बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए, है ना। देखो जरा, so 3 times of lambda a minus lambda a is equal to 1 micrometer। अरे ये तो 2 lambda is equal to 10 to the minus 6 मीटर आ गया, lambda is equal to कितना आ गया, कितना आसान है, ठीक है, हो गया। और हमें लैम्डा ए निकाल लिया, लैम्डा भी निकल गया, या फिर दूसरा सोल्यूशन क्या है, और देखो ये और कर लो, ठीक है। नहीं है सर हमें लैम्डा बी में ही करना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, लैम्डा ए को लिख देंगे 1/3 ऑफ लैम्डा बी, इससे क्या हो जाएगा, लैम्डा बी माइनस 1/3 ऑफ लैम्डा बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -6 मीटर, तो हो जाएगा आपका 2 लैम्डा बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, या फिर 3 × 10⁻⁶, लैम्डा बी इज इक्वल टू 1.5 माइक्रो, दोनों में जो पसंद आए वो कर लो, वो वाला ज़्यादा बेटर है, ये भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 माइक्रोमीटर है ना, तो फिर वहां से माइनस कर लेना तो आपको मिल जाएगा। क्या देखो, यहीं पे आंसर लिखा था 0.5, 1/2 होता है 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, उठा करके इसमें भर दो, इसमें पुट कर दो, क्या जाएगा, लैम्डा बी इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा ए, हो जाएगा 1 प्लस 0.5 माइक्रोमीटर आ गया 1 कुछ भी गलत नहीं किया भैया, ऐसी नजरों से मत देखो, ऐसा लग रहा है गलती कर दी हमने, दोनों में आंसर सेम आएगा बेटे, ठीक। अब कुछ आपके जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको मैं ऐसे छोड़ दूंगा आपके ऊपर, ठीक है। ये लिखा हुआ है व्हेन अ मेटालिक बॉडी इज हीटेड इन अ फर्नेस देन व्हाट कलर विल अपीयर एज टेंपरेचर इंक्रीजेस, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/λm। अब इसे देख लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कलर ऑफ बॉडी विल अपीयर फ्रॉम रेड टू, क्या आ जाएगा, सबसे कमजोर कौन सा होता है यार, एक चीज बताओ, जब वेवलेंथ सबसे कम तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, प्योर तो पता ही है ना, पहले क्या आएगा आपका रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और फिर वाइट, ठीक है, ये है। तो ऐसे आर लिख लो, आर उसका एरो बना करके रेड, उसका लिखो येलो, फिर ग्रीन, जी लिख दो, ठीक है, एंड उसके बाद ब्लू,
अगला क्वेश्चन डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे ये, ठीक है, ये लिख सकता है कुछ भी आराम से, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। दिस इज योर होमवर्क। स्टडी स्टेट मैंने पढ़ाया था, किसी भी पॉइंट पे बॉडी के टेम्परेचर चेंज 0 हो, टेम्परेचर चेंज क्या हो 0 किसी भी पॉइंट पे। मैंने ये कहीं नहीं बोला है कि हर जगह टेम्परेचर सेम हो, मैंने बोला कि कोई भी रॉड है तो उसके किसी भी पॉइंट जो कि x लेंथ डिस्टेंस पर हो, किसी एक एंड से, उस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज, ठीक है, तब बॉडी स्टडी स्टेट में कहलाएगी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का, क्या है भाई, assuming Newton's law of cooling to be valid, the temperature of body changes from 60 to कितना आ गया 40, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है देखो जरा, 35 से ज्यादा है क्या, नहीं, कंडीशन क्या थी 35 ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वैलिड है। टाइम दिया हुआ है, टेम्परेचर सराउंडिंग बीइंग 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इस टेम्परेचर क्या है, बताओ भाई कैसे होगा, जल्दी करो, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आप करेंगे और कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कर लेंगे। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए न्यूटन के हिसाब से क्या है, न्यूटन साहब ने एक सिंपल सा दिया था, क्या बोला था उन्होंने कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो हमेशा k टाइम्स क्या हो जाएगा आपका TH माइनस, है ना, याद है ना ये बात। चलिए देखिए, कैमरा हिल गया, एक मिनट रुक जाओ, चलो तो न्यूटन साहब का नियम यूज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, T2 माइनस T1 अपॉन T इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, फॉर्मूला क्या बनाया था हम लोग ने T नॉट के टर्म में, क्या आ जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस, यही तो फॉर्मूला था, बस कर लो सॉल्व, ठीक है। क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 कितना 20/7, टाइम कितना दिया हुआ है 7 मिनट, इज इक्वल टू K, फिर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 100, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 दिया हुआ है, कितना आ गया 40 तो आएगा, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर k की वैल्यू कितनी आ गई 1/14, अरे 2 हो जाएगा ना, और फिर 7 2 40, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ आ गया 40, 20/14 हो जाएगा 1/2 और 2 7 40, ठीक है, ठीक, के मिल गया हमें, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। उन्होंने क्या बोला, फिर कह रहे हैं कि आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट, तो अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका फिर से अगले 7 की बात कर रहे हैं, तो नया टेम्परेचर हमें नहीं पता, ठीक है, तो कहाँ से 40 डिग्री से, अब देखो फिर से पता समझा देता हूँ कि समझ में हो सकता है ना आ रहा हो कि मैंने क्या किया, भैया देखो 60 से गए 40, समय कितना लगा 7, अब 40 से किसी नए टेम्परेचर तक जा रहे हैं, ठीक है, इसको T3 मान लेता हूँ भाई मैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन समय मुझे पता है कि 7 ही मिनट, तो फिर से न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, है ना, तो लगा दो न्यूटन्स लॉ, क्या करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा आपका 40 माइनस T3, है ना, अपॉन 7 इज इक्वल टू K कितना है 1/14, और T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 40 प्लस T3/2 माइनस 10, ये T2 माइनस T1 नहीं लिखा है मैंने, ये T1 माइनस T2 लिखा है, ये पॉजिटिव रखते हैं ना इसको, सॉरी मैंने लिखा था ध्यान नहीं दिया, ये मैंने सही लिखा है ना, T1 माइनस T2, बाद वाली कम है ना तो निगेटिव नहीं ले सकते। कितना आएगा आपको बताना है T3 की वैल्यू, अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, क्या करेंगे रीअरेंज कर लेंगे पूरे इक्वेशन को, है ना, T3 वाले टर्म, तो मैंने कैसे कहा था एलसीएम को स्प्लिट कर डालो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है एलसीएम स्प्लिट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 40/7 माइनस T3/7 इज इक्वल टू, ये देखो कितना जाएगा 20/14, ठीक है, प्लस क्या जाएगा T3/28, 14 नहीं तो गलत, हाँ सही तो लिखा 40 to 28, फिर माइनस 10/14, सिर्फ T3 वाले टर्म को एक तरफ, इसको इधर ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ ले आओ,
तो कितना आ जाएगा ये 40/7, फिर इधर लेकर के आएंगे -20/14 प्लस 10/14, ये आ जाएगा -10/14। ये कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम 14 आ जाएगा, -20 प्लस 10 क्या जाएगा -10, इसको मैं मिटा दूंगा बाद में, वो बात अलग है। ये जाएगा T3/28 प्लस T3 एलसीएम 28 आ जाएगा, है ना। तो ये जाएगा आपका कितना आ जाएगा 5 T3/28 दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई, 28 आ जाएगा और 7 चौक 28 होता है तो T3 प्लस 4T3 तो 5T3/28। इधर क्या आ जाएगा 40/7 माइनस 10/14, एलसीएम कितना आ जाएगा 14, फिर यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस 20/14, ठीक है, कितना आ गया 60/14, 60/14 इज इक्वल टू 5T3/28, डिवाइड कर दो यार, हैं आंसर हो जाएगा। कितना आया, इतना आसान था यार ये 28 भी आ रहा है, 28 ही तो आएगा। इसका आंसर कितना आ गया T3 इज इक्वल टू 28 आएगा। गलत कर रही हो कहीं, मैं करूं क्या? हाँ ठीक, तो 70 आएगा, ये 60 थोड़ा ना आएगा। ये देखो 80 -10 था वो, मैं -20 किया, -10 कितना आ जाएगा वो 70 और 7 दूनी 14, 140, 140/5 कितना होता है 28 से तो आएगा। हाँ हाँ कहाँ करें, नेक्स्ट पे कर लोगे यार, ये तुम लोग नहीं कर पाओगे, आ गया। अरे मैं फिर से कर देता हूँ भाई, ये -10/14 था, -20/14 कर दिया मैंने, तो -10/14 14 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 80 में से 10 गया 70/14, और उधर कितना था 5T3/28, अरे 14 से काट ले भाई, 14 2 जा 28, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इधर तो हो जाएगा 140 और इधर हो जाएगा 5T3, तो T3 इज इक्वल टू 140/5 दैट इज 28, खत्म। हाँ चलो आगे, ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ। क्या करें, इसको अलग रिकॉर्डिंग में डाल दें क्या? यस सर, है ना, नहीं थर्मोफिजिक्स में तो एक ही साथ चल रहा है। चलो ठीक है, फिर हम यही कर देते हैं, तो हम अभी रीस्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है।